Good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. ओके स्क्रीन विजिबल है आपको प्रेजेंटेशन जो है Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके जी तो कल जो हमने किया था हमने बीपीआर की कुछ टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको डिस्कस किया था मेनली 3 टेक्नोलॉजीज हमने कल कर ली हैं विच इज एमआईएस डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड ईआईएस आज जो हम डिस्कस करेंगे इज बीपीआर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और रीडिजाइन एक बार एक क्विक रिव्यू हो जाए जो हम लोगों ने कल किया है MIS is generally related with our management कि अगर मैनेजमेंट को अलग अलग तरह के एनालिटिकल डिसीजंस चाहिए हमारे डेटाबेस में से या इंफॉर्मेशन फ्लो में से वो कैसे लेने हैं वो हमें MIS को प्रोवाइड करता है MIS के बिना हमें हमेशा एक थर्ड पार्टी प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती है नहीं तो अब उसके बिना अगर हमारे पास MIS है तो हम इंटीग्रेटेड डेटाबेसेस के थ्रू सारा का सारा फ्लो जो है उससे मैनेज कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं फिर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता था डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कि अगर मैनेजमेंट को या फिर जो भी ऐसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की है जिसके पास सारे के सारे स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं तो अगर उन्हें कोई भी एक नई स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो उसके लिए कोई डिसाइड करना है कि विच अमंग्स दीज स्ट्रेटजी शुड बी फॉलोड तो वो लोग क्या है डीएसएस का यूज कर सकते हैं डीएसएस उन्हें सेट ऑफ पॉसिबल डिसीजंस देता है जिनमें से वो मोस्ट एक्यूरेट वन जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है वो ऑप्ट कर सकते हैं एंड द लास्ट वन दैट वी हैव डिस्कस्ड इज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यहाँ पे भी आपको अलग अलग एनालिटिकल या प्लानिंग टूल्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप अपने डिसीजंस जो हैं उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं ठीक है एंड जो आज हम लोग करने वाले हैं दैट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आपको इसके नाम से क्या चीज डिपिक्ट हो रही है व्हाट विल बी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग या किसी ने पहले पढ़ा हो तो बताइए अनम्यूट कर लीजिए और आप बता सकते हो सिंपली आपको इनके वर्ड्स को स्प्लिट करके उसे एक्सप्लेन करना है हाँ जी एनीवन ओके ये तो गलत बात है अब फिर मुझे किसी का नाम लेकर पूछना पड़ेगा यस आकिब इज देयर 541 रोल नंबर आकिब Yes, ma'am. हाँ जी बीपीआर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग नाम है इसके नाम से हमें क्या चीज समझ में आ रही है वी हैव टू जस्ट स्प्लिट द नेम्स और एक डेफिनेशन बनाना है कि ये क्या हो सकता है Sorry, ma'am. हाँ जी आपको मेरी आवाज आ रही है आकिब Yes, ma'am. जी मैंने पूछा कि आपको अभी ये बताना है कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या चीज हो सकती है बाय जस्ट स्प्लिटिंग इट्स नेम मैम समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। ओके बिजनेस क्या होता है मैम समथिंग जिसमें हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं और वो हमें आउटपुट प्रॉफिट में या कुछ और हम आउटपुट देता है वहाँ से। वेरी गुड जहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है या हेड है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रॉफिट के लिए किसी भी एंटरप्राइज को रन कर रहा है दैट इज बिजनेस यस मैम। बिजनेस प्रोसेस क्या होगा प्रोसेस किस चीज को बोलते हैं मैम प्रोसेस किसी कुछ हम कुछ स्टेप्स राइट लिंक जिसमें को मैम।
जिसमें स्टेप्स कुछ इन्वॉल्व हो कुछ काम करने के लिए। एग्जैक्टली जो भी आपके पास एक फ्लो होगा एक किसी भी काम को एक किसी भी आउटपुट को गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज द प्रोसेस। और यस मैम। फिर मेरे पास वर्ड आ जाता है री इंजीनियर। इंजीनियरिंग करने का मतलब है कि कोई नई चीज बनाना। ऑर्गेनाइज करके कुछ नया उसमें डाल देना। हाँ, री इंजीनियर का मतलब क्या हुआ कि एक ऑलरेडी बनी हुई चीज को एक नए फॉर्मेट में बनाना। इसमें उसको मैम मॉडिफाई कर देना। हाँ जी, एग्जैक्टली। यस मैम। तो अब हम लोग सभी ने एक डेफिनेशन जो है वो बना लिया है। तो कुछ नहीं करना, जब भी एक बिजनेस है अपना एक यस। प्रोसेस डिसाइड कर लेगा, पहले उस पे ट्रायल वर्जन्स पे काम होगा। और एक यस। बिजनेस ने एक स्ट्रेटेजी फॉलो की और उसके बाद उसने अपने प्रॉफिट्स को एनालाइज करना स्टार्ट किया। फिर उसने क्या किया, अपने जो भी उसके स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस में वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे, कुछ को प्रेजेंटर्स होंगे, उनसे डिस्कस किया कि हम लोग इस स्ट्रेटेजी को किस तरह चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाए या फिर जो हमारा बजट है वो बैलेंस्ड हो जाए। कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो, तो तब उन्हें क्या करना पड़ता है, जो भी बिजनेस का प्रोसेस है, जिस भी फ्लो को बिजनेस फॉलो कर रहा है, उस सारी चीज को हम फ्लो को चेंज कर देंगे। और ये सारी चीज बीपीआर जो है, अगर री इंजीनियर करना है आपको किसी भी प्रोसेस को, तो वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। कि अगर यस। आपके पास वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन अवेलेबल है या फिर अगर हम बोलें कि वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, डिजिटल फॉर्म में है, चाहे वो डिजिटली ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, फिर उसे री ऑनलाइन। इंजीनियर करना हमेशा पॉसिबल होगा, फिजिबल होगा। यस मैम। हाँ जी, करेक्ट। तो what we say by the definition is that Dr. Michael Hammer defines BPR as the fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical contemporary measures of performance such as cost, quality, service, and speed. हमारे पास हमेशा एक प्रोसेस को मेजर करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या हमारा ये बिजनेस है, ये हमें हमारे गोल की तरफ लेके जा रहा है या नहीं। तो हम लोगों ने बोला कि अगर वो फैक्टर्स जो हैं, परफॉर्मेंस मेजर्स जो हैं, वो है हमारे कॉस्ट, कि इस बिजनेस में हमारी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है और उसके थ्रू हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। या फिर जो भी आउटपुट आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हो उसकी क्वालिटी, क्वालिटी कहाँ से हमें पता चलेगी, वट एवर इज द फीडबैक ऑफ योर कस्टमर्स, या फिर उनके परचेज ऑर्डर्स किस फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज हो रहे हैं। किसी को अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम आप ही से बाय करेगा, दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ फीडबैक। तो आपकी क्वालिटी कैसी है, आपकी सर्विसेज कैसी है, आप एक बार प्रोसेस को डिलीवर करने के बाद उन्हें क्या सर्विसेज दे रहे हो, जो कि मेंटेनेंस आ जाती है। देन योर स्पीड, स्पीड ऑफ डिलीवरी, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। दोनों तरीके से हो सकता है। अगर एक कस्टमर की बात करें तो आप उस एक पर्टिकुलर कस्टमर को जो भी रिक्वायर्ड ऑर्डर है वो किस स्पीड के साथ डिलीवर करते हो, या फिर कभी उनकी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है तो उसे किस पैरामीटर पे जो है या किस स्पीड के साथ सॉल्व किया जाता है। या फिर अगर हम मल्टीपल कस्टमर्स की बात करें तो अगर आपके पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं एक प्रोडक्ट के लिए, तो आप उसे कितनी स्पीड से उन प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करके क्रिएट करके मार्केट में थ्रो करते हो या फिर अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करवाते हो बाइंग के लिए। तो हर तरीके से जो है वो स्पीड काउंट हो जाएगी। तो इन मेजर्स के अकॉर्डिंग जब भी आप रीडिज़ाइन करने के लिए सोचोगे या फिर रीथिंक करोगे अपने बिजनेस के लिए, कि बिजनेस में मुझे इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, क्वालिटी में लेकर आनी है, या सर्विस में या स्पीड में, तब अगर मैंने रीडिज़ाइन या रीथिंक करके अपने प्रोसेस को ही चेंज कर दिया और उससे मुझे इम्प्रूवमेंट मिलेगी, कुछ पहले एनालाइज करेंगे कि इसे करने के बाद जैसे अभी जो मेरा प्रोसेस है उसका मेरे पास एक ग्राफ है कि एक मंथ में हमारे पास हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ क्रिएट हो रहा है। तो हम नेक्स्ट टाइम जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि हमें लगता है कि इस फ्लो को फॉलो करने के बाद हमारा जो ओवरऑल रेट है वो इंक्रीज होगा।
तो वो है हमारा एनालिटिकल डिसीजन। उसके बाद हम 1 मंथ तक वेट करेंगे और फिर हमारे उस हाइपोथेसिस के साथ, हाइपोथेसिस मतलब जो चीज़ हमने अज्यूम की, उसके साथ जो एक्चुअल में हैपन हुआ उसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा तो या तो वो एग्जैक्ट वैसा आया, या उससे थोड़ा लैग कर गया, या उससे भी बेटर परफॉर्म किया। तो जैसा भी आपका आउटपुट आएगा उस प्रोसेस को चेंज करने के बाद, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि क्या अब इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो जब भी आप अपने प्रोसेस के बिजनेस के प्रोसेसेस को, तो ये प्रोसेस जो है वो ओवरऑल बिजनेस नहीं हो सकता है आप उसके किसी भी एक मॉड्यूल को रीडिजाइन करना चाहते हो सकता है आप पूरा का पूरा बिजनेस रीडिजाइन करना चाहते हो, दिस कुड वेरी। और इसको करने के लिए जो मेन थिंग रिक्वायर्ड है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आईटी के थ्रू ही हम लोग क्या है उस चीज को एक बार एनालाइज करके क्या है उस चीज का सोच सकते हैं कि हाँ इसका आउटपुट ऐसा आएगा। अगर हमारे पास एक फ्यूचर प्रेडिक्शन होगा तभी कोई ना कोई कंपनी जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार होगी और प्रोसेस को चेंज कर पाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी। Next thing is any BPR effort that fails to understand the importance of IT। अगर हम लोग IT के बिना कोई भी BPR एफर्ट लगाएं, किसी भी बिजनेस को री इंजीनियर करना चाहें बिना किसी एनालिटिकल टूल के, बिना किसी भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के, या फिर बिना किसी भी एनालिसिस के या प्लानिंग के, तो क्या होगा दैट विल रिजल्ट इन रिजल्ट टू क्रैश बिफोर द टेक ऑफ। मतलब वो प्रोसेस जो है, वो नया बिजनेस जो है वो लॉन्च होने से पहले, इम्प्लीमेंट होने से पहले उसमें काफी सारे फ्लॉज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप लोग अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा आपको सबसे पहले उसमें वाटरफॉल मॉडल करवाया होगा। तो वाटरफॉल मॉडल में सिंपल ये चीज है कि अगर आप किसी भी प्रोसेस में जाकर, अगर आपने डिजाइनिंग कवर कर लिया, कोडिंग पर आ गए, एनालिसिस, डिजाइनिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग सब कुछ हो गया है, डिजाइनिंग पे आ गए हो, वहां पर आकर आपको पता चलता है कि जो चीज हमने एनालिसिस में ज्यूम की थी वो अब एक्चुअली यहाँ पर फिजिबल ही नहीं है, यहाँ पर वो चीज पॉसिबल ही नहीं है कोड करना। तो आपको डायरेक्टली अपने डिजाइनिंग फेज से वापस रिक्वायरमेंट गैदरिंग या एनालिसिस पे वापस जाना पड़ेगा और फिर से वो सारा प्रोसेस है वो बनाना पड़ेगा। तो वैसी ही चीज यहाँ पर होती है कि अगर मेरे पास स्मार्ट आईटी टूल्स नहीं है जो कि मुझे एक फ्यूचर प्रेडिक्शन दे सकें कि ये चीज करने के बाद ऐसे कुछ रिस्क जो है वो सामने आ सकते हैं, और इन रिस्क को हैंडल करने के लिए हमें इन टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है। अगर हमने ये रिस्क के लिए पहले ही तैयार नहीं है तो क्या है हमें आगे जाकर काफी सारी दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं उस प्रोसेस को रीडिजाइन करने में। ठीक है, सो ऑलवेज दिस इज अ बेटर चॉइस कि अगर आप किसी आईटी टूल को साथ में कंसिडर करके चलो और फिर ही आप अपने बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करो। नाउ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस एंड कंट्रोल्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कैसे आपके प्रोसेसेस जो है वो चल रहे हैं और कैसे आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। सबसे हमें सारा का सारा फ्लो पढ़ना पड़ेगा कि कैसे सारी चीज़ों में काम हो रहा है, फिर हमें उन चीज़ों में फ्लॉज ढूंढने पड़ेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे बाद में कि मेरे पास ऐसे प्रोसेस होता था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे इंटरनेट पे अवेलेबल किया उसके बाद मेरे पास एक फ्लॉ आ गया जिसके थ्रू मेरा जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर्ड नहीं है। तो हमें क्या है अपने प्रोसेस को री इंजीनियर करना पड़ेगा। जो चीज पहले हम ए टू बी, बी टू सी स्टेज के थ्रू करते थे, अब हमें ए टू बी, बी टू सम डी स्टेज और उसके बाद सी स्टेज पर जाना पड़ेगा। और वो डी स्टेज है मे बी आपकी कोई इंक्रिप्शन मैकेनिज्म हो सकता है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को क्या है संभाल लो या फिर सेव करके रख सको किसी भी इंट्रूजन से। तो ये सब चीजें आएंगी हमारे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर में। तो दिस इज प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग बेस्ड। लर्निंग बेस्ड क्या है कि हम लोग हमेशा एक प्रोसेस, एक मॉडल फॉलो करता है, उसके बाद वहां पे उसे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी फ्लॉज आते हैं, उनसे लर्न करके हम लोग इम्प्रूव करते हैं। लर्निंग बेस्ड। टीम बेस्ड कैसे होगा कि सारी की सारी टीम्स, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट लेवल पे हो, आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, या फिर जो हमने किया था द लास्ट वन
विच इज़ बिहेवियरल, जो कि आपका मेन ऑर्गेनाइजेशन का काम करने वाले लोग हैं। ये हम अगर सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो चाहे उसके सीईओज हों, मैनेजर्स हों या फिर आपके प्रोजेक्ट डेवलपर्स हों या टेस्टर्स हों, तो जितनी भी टीम्स हैं उन सभी के फीडबैक्स के थ्रू, उन सभी के प्रोसेस एनालिसिस के थ्रू जो सिस्टम है, एक बिजनेस है, वो री इंजीनियर करने के बारे में सोचता है। फास्ट साइकिल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स, यहाँ से हमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमें फास्ट मॉडल्स जो हैं वो मिलते हैं। दिस इज मोर फ्लैट, फ्लेक्सिबल एंड फोकस्ड ऑन कोर कंपिटेंस। फ्लेक्सिबल हमें पता है कि यहाँ से फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो क्या है कि जनरली हम लोगों ने किसी ना किसी रिस्क को एनालाइज करके ही हमारे प्रोसेस को री इंजीनियर किया होता है। तो जो भी दिक्कत हमें पहले आ गई थी, अब हमारा प्रोसेस उसके थ्रू फ्लेक्सिबल है। दैट इज वाई फ्लेक्सिबल, मोर फोकस्ड। अब हम अपने गोल की तरफ, जो भी एक कंपनी का पर्टिकुलर गोल है या फिर ऑब्जेक्टिव है, उसके थ्रू हम लोग ज़्यादा फोकस्ड हैं। फ्लैट, फ्लैट का मतलब ये है कि जनरली जब भी हम लोग कुछ आईटी टूल्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ हायरार्कीज फॉलो हो रही हैं, तो आप उन हायरार्कीज को कम कर दो। जैसे अगर पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता था, फिर एक जून वाइस प्रेसिडेंट आता था। मतलब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के अंदर नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे और उनके अंदर कुछ सीनियर मैनेजर्स होंगे, फिर उनके अंदर मैनेजर्स आएंगे, फिर कुछ एनालिस्ट आएंगे। तो अगर आपने आईटी टूल्स के थ्रू क्या किया, इस चीज को ऑटोमेट कर दिया कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने जो भी एनालिसिस करना है, अगर अब उसके पास टूल आ गया और वो काम एक ही वाइस प्रेसिडेंट कर सकता है, तो हम लोगों ने एक तरीके से वो हायरार्की खत्म करके उस चीज को फ्लैट ले आए और उन दोनों का रोल एक ही पर्सन को दे दिया गया। दिस इज नोन एज फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, कि जब आप हायरार्की को खत्म करके दो लोगों का काम एक ही में क्या है, उस चीज को मर्ज कर देते हो। नेक्स्ट इज inside empowered interfunctional teams of knowledge workers are re-engineering and continually improving core business processes. अब द सेम थिंग कि टीम बेस्ड है, जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हीं को नॉलेज होगी कि हमें कैसे प्रोसेस को री इंजीनियर करना चाहिए। देयर फीडबैक्स, देयर प्रपोजल्स, दे आर डिसाइडिंग कि क्या इस प्रोसेस को री इंजीनियर करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस वे से करना चाहिए। एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। उन्हें हमेशा एक बड़े मार्जिन पे सोचना चाहिए और फिर मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल छोटी चीज से चेंज करना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वो चीज ओवरऑल इम्पैक्ट में आपके सारे बिजनेस को इफेक्ट करे। अब जो चीज हम लोग पहले फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, वो क्या था कि अगर आपके पास पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो था वो फॉलो होता था। वी हैव अ प्रेसिडेंट, एंड उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स आते थे, देन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स, देन वाइस प्रेसिडेंट्स, उनके अंदर कुछ हमारे पास मैनेजर्स आते हैं और देन द हायरार्की गोज ऑन। जब हमने क्या किया, जो भी टास्क एक सीनियर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो लोग कर रहे हैं, हमने इनके टास्क को ऑटोमेट कर दिया। जब भी ऑटोमेट होगा कोई टास्क तो एफर्ट कम हो जाएगा, काम जो है वो फास्ट हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली एक्यूरेट भी हो जाता है। तो क्या हुआ, क्योंकि अब टाइम कम चाहिए, तो दिस इज पॉसिबल कि इन दोनों का काम जो है या फिर इन तीनों का काम जो है वो मर्ज होके एक ही बंदा कर सकता है, बिकॉज वी हैव टूल्स। अब हमें क्या है, हमें सिंपल ग्राफ्स लेके उस पर ड्रॉ करके एनालिसिस करके कोई चीज प्रेजेंट नहीं करनी। इट टेक्स टाइम। अब हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनमें हम सिर्फ इनपुट्स देंगे, इट विल ड्रॉ द ग्राफ्स इटसेल्फ, इट विल एनालाइज द थिंग्स इटसेल्फ। तो हमारे पास क्या है, टूल्स के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लैटन होती जाती है। अब अगर हायरार्की में, इस हायरार्की में मेरे पास लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5 लेवल्स थे, वही जब मैंने इसे फ्लैटन किया तो मेरे पास सिर्फ 3 लेवल्स रह गया।
हमारे पास प्रेसिडेंट है, उसके बाद सीनियर प्रेसिडेंट्स और हमारे पास मैनेजर्स हैं. दिस कैन बी एनी टाइप ऑफ हायरार्की. ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि ऑटोमेशन के थ्रू जैसे ही हमने प्रोसेस को री इंजीनियर किया मतलब आईटी टूल्स इन्वॉल्व हुए, और जैसे ही कोई टूल्स हमारे पास आए तो हम लोगों ने बहुत सारे रोल्स जो है उन्हें मर्ज करके एक सिंगल पर्सन को असाइन कर दिया, जिसने हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फ्लैट कर दिया. फ्लैट करने का मतलब है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ लेवल्स आ रहे हैं उस ट्री के अंदर, उन्हें कम कर दिया गया. ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके. Now, next thing, creating the information age organization. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस रहता था कि हमें हमेशा हमारे प्रोडक्ट पे या फिर हमारे जो एंड रिजल्ट्स हैं उन पे फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव्स पे. अब जो ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, जब भी प्रोसेस को री इंजीनियर किया जाता है यूजिंग टेक्नोलॉजी, तब हम कोशिश करते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी डेटा है उनके कस्टमर्स का, उनके एम्प्लॉयज़ का, उनके प्रोडक्ट्स का, उनकी सेल्स का, उन चीज़ों को मेन फैक्टर रखा जाए. क्योंकि उसी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज द बेस, दैट इज द मेन फाउंडेशन ऑफ एनी एनालिसिस. जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उतना ही आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो, उतना ही आप उन चीज़ों से नए फैक्ट्स जो है वो निकाल सकते हो कि अब हमें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए टू इम्प्रूव फर्दर विद मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम जो भी फैक्टर्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो कॉस्ट हो, टाइम हो, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हो, स्पीड हो, जो भी चीज़ें हैं उनको मैनेज करते हुए आप कैसे आगे जा सकते हो. तो इट जस्ट रिक्वायर्स, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, दैट जस्ट रिक्वायर्स चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर. सो true change occurs deep within the organization as individuals and work teams redefine the way they work and the value that guide decision making and action. Managers need to rethink the nature of control and authority. अब वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि अगर आपको करना है, टीम मेंबर्स हैव टू डिसाइड. अब उनके पास इंफॉर्मेशन है. टीम्स की तरफ हम क्यों जाते हैं? हमेशा जब भी चेंज होता है हम लोग टॉप लेवल से स्ट्रेटजीज डिसाइड नहीं होती, हमेशा लोअर लेवल से होगी. वाई? बिकॉज वहाँ पर काम जो है वो डिवाइडेड है. अगर हम यहाँ पर देखें, एक प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करने की जगह बिल्कुल लोअर लेवल हायरार्की को बोलेगा, क्योंकि उनके पास डेटा बहुत डिवाइड हो चुका है. अब उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उस पर जो भी एनालिसिस होगा, उनकी इंफॉर्मेशन को टॉप लेवल पे जो जो भी है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, इसने इन इन दोनों मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन को कंबाइन किया और फिर एनालाइज किया. देन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विल combine the information from both the VPs and then it will analyze it. और ऐसे करते करते जब हम प्रेसिडेंट तक जाएंगे, तब हम अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज जितने भी, इस डिपार्टमेंट का एक अलग ग्राफ बन जाएगा, एनालिसिस होगा, इस डिपार्टमेंट का एक अलग एनालिसिस होगा, और उनके थ्रू हम लोग देखेंगे कि कौन सी फर्स्टली ऐसी चीज है जो कि दोनों में रिफ्लेक्ट हो सकती है, जो कि दोनों डिपार्टमेंट्स में कॉमन है, वो जल्दी री इंजीनियर हो जाएगी, क्योंकि एक चेंज जो है वो ओवरऑल इफेक्ट करेगा. फिर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए वैल्यूएबल हैं, दूसरे के लिए नहीं. तो उससे हमें वैसे इंजीनियर करना पड़ेगा, वैसे प्रोसेसेस में चेंज लाने होंगे कि सिर्फ इसी डिपार्टमेंट को वो चीज़ क्या है अफेक्ट करे. so that is required. Smashing together the features of hierarchy with features of an entrepreneurial firm will not work. अगर हम
पूरी हायरार्की के फीचर्स को डायरेक्टली मर्ज कर देते हैं, दैट विल नॉट वर्क. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंगली. वर्क मस्ट चेंज, पीपल मस्ट चेंज. जैसे हम लोग बोलते हैं दैट वी हैव टू मूव ऑन विद द टेक्नोलॉजी, न्यू नॉलेज एंड स्किल्स आर नीडेड. जैसे ही आपके पास कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, देन वी हैव टू कंडक्ट सम वर्कशॉप्स ऑन दैट. वी हैव टू मेड आर पीपल लर्न अबाउट दैट टेक्नोलॉजी, और उसी के बाद हम लोग क्या है उस चीज़ को ऑटोमेशन पर लेकर जा सकते हैं. अगर काम चेंज करना है तो क्या है, जो भी वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनका जो भी प्रोसेस है, अ, अगर जो भी प्रोसेस है, अगर पहले एक मशीन पर काम कर रहे थे वहाँ पे लोग, जो कि एक मैनुअल मशीन थी, अब एक ऑटोमेटिक मशीन अगर चेंज हो गया, वर्क चेंज होगा, प्रोडक्शन चेंज होगी, प्रोडक्टिविटी चेंज होगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसके ऑपरेटर को चेंज होना पड़ेगा. ऑपरेटर को एक अपडेशन की ज़रूरत है, एक वर्कशॉप की ज़रूरत है, जिससे वो सीख सके कि इसी तरह की एक मैनुअल मशीन को इसने पहले चलाया है, लेकिन ऐसी एक ऑटोमेटेड मशीन को कैसे चलाना है, उसका एक वर्कशॉप उसे दिलवाना ज़रूरी है. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बीपीआर क्रिएट कर सकती है. सो अगर अब हम बिजनेस प्रोसेस सिस्टम्स की बात करते हैं, अभी हमने देखा कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करनी है तो कैसे होगी, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे और कैसी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग्स चाहिए उनमें. अब हम देखेंगे कि बिजनेस प्रोसेस एक्चुअली है क्या. कोई भी प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम जिसकी बाउंड्रीज, जो कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं है. दे हैव टू गो अक्रॉस द बाउंड्री लाइंस एंड interact with some other department so that they can analyze various things and achieve the overall goal of that enterprise or organization. तो बिजनेस प्रोसेस तभी आएगा जब अलग अलग मॉड्यूल्स या अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, आउट ऑफ द बाउंड्रीज जाके इंटरैक्ट करेंगे, और दे हैव टू वर्क एज अ सिंगल फंक्शन. नाउ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को ही ऑल्टरनेटिवली बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन भी कहा जाता है. द definition is already done that we have to rethink and redesign the things so as to increase the measures of performance like cost, quality, service, and speed. And the implementation of deliberate and fundamental change in business process to achieve breakthrough improvements in performance. जब भी आपको चेंजेस करनी है, एक प्रोसेस सारा का सारा कभी चेंज नहीं होगा. दे हैव टू इम्प्लीमेंट इट डेलिबरेटली एंड फंडामेंटल चेंजेस. आपको हमेशा लोअर लेवल पे या फिर एक मॉड्यूल में चेंज करना होगा, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट. इफ देयर अकर्स एनी फ्लो, तो आप सिर्फ उसी मॉड्यूल में आके उससे दोबारा से ठीक कर सकते हो. अगर आपने एक ही टाइम पे सारा का सारा सिस्टम चेंज करने की कोशिश की तो क्या होगा, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक प्रोसेस जो है, एक सिस्टम जो है आपका, अगर मैं इसकी बात करूँ, एक हायरार्की जो है आपकी वो दूसरी हायरार्की के साथ कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है. अगर ये सेम लेवल पे हैं सारे वीपीज, तो ये भी आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से. तो क्या होगा कि अगर आपने सिर्फ एक लेवल पे अभी आप ऑटोमेशन लेकर आए हो, तो कहीं न कहीं अगर आपकी इस ऑटोमेशन प्रोसेस में कोई ना कोई फ्लॉ है, कोई ना कोई ड्रॉबैक है, तो आपको यहाँ से बैक मूव करके उस चीज़ को रीडिज़ाइन करके फिर से आकर इम्प्लीमेंट करना बहुत ईज़ी रहेगा. रादर आपने इन सभी में वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है, सारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दी है, और उसके बाद आपको फिर लैग करना, वापस आना और उस चीज़ को मेंटेन करते हुए अपना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा को मेंटेन करना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके, अगर हम अभी ये चीज़ देखें कि जब भी आपको एक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करनी है, तो मेनली उसमें हमारे 4 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. कि सबसे पहले एक बिजनेस है जो कि चल रहा है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब है
कि आपको एक ऐसा मॉड्यूल ढूंढना होगा जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है एंड वी हैव टू रीडिजाइन, वी हैव टू चेंज द फ्लो। एक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि जब भी एक ऑर्डर प्लेस करती थी तो सब सपोज करो कि वो चीज़ पहले क्या था, उन्होंने अपना सिस्टम ऑटोमेट किया। ऑटोमेट करने का मतलब है अब से उनके सेल्स की, अकाउंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक अकाउंट बुक, एक मैनुअल अकाउंट बुक में जाने की जगह पे अब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस के अंदर एंटर होगी। वहां पे उनके जितने भी परचेज रिकॉर्ड्स हैं वो लिखे जाएंगे। वहीं से एक ऑटोमेटेड स्लिप जो है वो प्रिंट होगी और वो अपने वेंडर्स को या बायर्स को या कस्टमर्स को जिनके साथ भी वो डील कर रहे हैं उन्हें देंगे। वहां से क्या होगा कि उनको एक रिसिप्ट जनरेट होगी और उनका ट्रांजैक्शन ऐसे कैसे चलता रहेगा। अब हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रोसेस को एक और स्टेप आगे लेके जाया जाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट बनाते हैं, वहां पे हम लोग ई कॉमर्स लगाते हैं। और ई कॉमर्स के थ्रू क्या होगा कि आपको अगर कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है, पहले आप हमारी जगह पे आते थे, इस लोकेशन पे आते थे, एक ऑर्डर प्लेस करते थे, वो हमारे डेटाबेस में जाता था और हम आपको रिसीप्ट देते थे। अब क्या होगा, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको एक रिसीप्ट मिलेगा और आप वहां से क्या है, सारा हमारा डेटाबेस अपडेट होगा और हम लोग ऑर्डर प्लेस करके उसकी ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो वहीं से करवा देंगे। दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस री इंजीनियर हुआ, हमने देखा कि प्रोसेस जो है वो मॉडिफाई हुआ, जो कि ऑफलाइन से एक ऑनलाइन वेबसाइट तक आ गया है। लेकिन जैसे ही हमने उसे चेंज किया, हम लोगों ने एक चीज फेस की कि कभी ना कभी ये चीज हुआ होगा, जब नया नया ई कॉमर्स आया तो लोगों को ट्रांजैक्शन के रिलेटेड बहुत सी दिक्कतें आती थी और लोग ट्रांजैक्शन को इतना सेफ नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे सिक्योरिटीज नहीं थी। तो जो भी इंट्रूडर्स थे, हैकर्स थे, वो लोग क्या करते थे, सिंपल मैन इन द मिडल अटैक करते थे। और मैन इन द मिडल अटैक से उन लोगों ने उनकी रिसीप्ट उठाई, उसमें कुछ चेंजेस किए और वो जो है ट्रांजैक्शन दोबारा उन्हें भेज दी सेम नाम से, सेम जगह से। बस क्या किया उन्होंने, एक जो वहां पर जो ट्रांजैक्शन का रूट है उसे चेंज कर दिया, जो कि क्या है, एक्चुअल कस्टमर को दिखाई नहीं देता। तो ऐसे तरीके से जब भी वो ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन होने के बाद जो है मनी एक्चुअली उस वेंडर के पास या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ना जाकर उस मैन इन द मिडल अटैक वाले इंट्रूडर के पास जाती थी। और जिसके साथ क्या था, हमारे ई कॉमर्स में काफी सारे ब्लंडर्स होते थे। तो हम लोगों ने उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअली हमारे अकाउंट सेक्शन के इस फ्लो में एक फ्लो है जिसमें हमारा अकाउंट सेक्शन हमारे कस्टमर के साथ, हमारा अकाउंट्स डेटाबेस हमारे कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करता है। सिर्फ इतने प्रोसेस के अंदर हमारे कुछ ना कुछ फ्लॉज आ रहे हैं। प्रोसेस आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद हमने उसे रिव्यू किया, अपडेट किया, एनालाइज किया। मतलब हमने अब देखा कि इस प्रोसेस को अगर और माइन्यूट पार्ट्स में तोड़ दिया जाए तो पहले हमारे पास सिर्फ एक स्लिप जनरेट होती है, फिर हम उसे नेटवर्क पर अपलोड करते हैं। नेटवर्क में वो वेरियस लेयर्स के थ्रू ट्रेवल करता है। ट्रेवल करने के बाद जब वो एंड एंड टू एंड ट्रांजिशन के बाद जब वो कस्टमर तक पहुंचता है, देन इट हैज बीन एक्चुअली मॉडिफाइड। तो हमें पता लगा कि एक्चुअली हमारे ओएसआई मॉडल के किस लेयर में जाके कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अगर उस चीज को अगर मुझे रीडिजाइन करना है तो हमने वहां पर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लगा दिए, जहां से क्या है, हम मैन इन द मिडल अटैक को रोक सकें। और जैसे ही हमने उस अटैक को रोका, देन वी केम अप विद अ न्यू डिजाइन। हम लोगों ने पहले एनालाइज कर लिया कि अब ये करने से हमारे पास ऐसी आउटपुट आ रही थी। वी हैव एनालाइज कि अगर हम इस प्रोसेस को चेंज कर देंगे तो हमारे पास ऐसा आउटपुट आना चाहिए। मेरे पास एक हाइपोथेसिस है कि ये चीज होनी चाहिए। फिर मैंने एक नया डिजाइन बनाया, उस चीज को मैंने टेस्ट और इम्प्लीमेंट करके देखा। जब भी हमने टेस्ट और इम्प्लीमेंट किया और नए आउटपुट्स लेके आए 1 महीने के बाद, उसे हमारा जो हाइपोथेसिस था उसके साथ हम लोगों ने कंपेयर किया। और जैसे ही हमारे पास उसमें डिफरेंसेस आएंगे, इक्वालिटी आएगी या उससे कम होगा या ज़्यादा होगा, जैसी भी इम्प्रूवमेंट हुई उसके अकॉर्डिंग हम फिर से अपने प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए। यही चीज़ होती है नॉर्मल सिस्टम में। जब हम बोलते हैं कि हमारे पास नई अपडेशंस आती हैं तो एक्चुअली वो चीज़
उन्हीं प्रोसेस को दोबारा से रीडिज़ाइन करके, रीथिंक करके, री इंजीनियर करके हमारी तरफ लेकर आते हैं। और जब वो इम्प्लीमेंट होता है, वो सिस्टम एक्चुअली टेस्टिंग फेज़ में होता है। टेस्टिंग फेज़ के थ्रू वहाँ से हमारे पास काफ़ी फीडबैक्स जाते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन को कि अभी भी मुझे इसमें इस चीज़ को चलाने में जो है दिक्कत आ रही है। कस्टमर फीडबैक्स के ऊपर फिर से उस चीज़ को रीडिज़ाइन किया जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कुछ टिल फर्दर अपडेशन, जब तक हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी ना आ जाए या हमारे पास कुछ नया मॉड्यूल ना आ जाए। So this is the basic, these are the basic 4 steps that are involved in BPR, कि आपको पहले उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है, उस चीज़ को रिव्यू करना है, अपडेट करना है, एनालाइज करना है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका एक डिज़ाइन बनेगा, फिर वो टेस्ट और इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद उस नए सिस्टम को भी हम दोबारा से आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कहाँ से फ्लो है। और ये सारा साइकिल जो है वो आपका चलता रहेगा जब तक आपका प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, because technology will keep on changing and you have to update your process as per that. ओके, आई थिंक अब ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है? ऑल राइट पलक। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बीपीआर किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया? दैट वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट। कॉस्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा। जैसे अगर हम लोग बोलें कि बीपीआर के थ्रू आप लोगों ने फ्लैट कर दिया था ऑर्गेनाइजेशन को, आपको जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, आपने डायरेक्टली वही जो है वो डिडक्ट कर दिए। सो दिस विल रिजल्ट इन कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो आप, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट में एक ह्यूमन रिसोर्स का भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट परसेंटेज इन्वॉल्व होता है कि जितना भी एचआर वहाँ पे इन्वॉल्व है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, हो सकता है वो आपके ओवरऑल प्रोडक्ट का 40% रिसोर्सेज हो। तो अगर आपने उस कॉस्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया, तो इट विल रिजल्ट इन ओवरऑल रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। उसके बिना रिड्यूस टाइम, जब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट जितनी भी प्रोडक्टिविटी है उसका टाइम कम होगा। आपके पास उतने ही प्रोडक्ट बहुत कम टाइम में जो है बनकर सामने आ रहे हैं। to dramatically improve customer services or to improve employee quality of life। अब आप लोग क्या कर सकते हो, जितनी भी आपकी कस्टमर सर्विसेज हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ऑनलाइन इंक्वायरी या फीडबैक लेना भी आसान है, ऑनलाइन इंक्वायरीज के लिए रिप्लाई करना, एक्नॉलेज करना भी आसान है। या फिर अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपके जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको सारी चीज़ों के बारे में रिलेट करना, कुछ पॉलिसीज सेट करना, दिस विल ऑल्सो हेल्प। तो ये इम्प्रूव करेगा जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं टू री इन्वेंट बेसिक रूल्स ऑफ बिजनेस, like airline industry, Taco Bell, from Mexican foods to fast food to feeding people anywhere anyhow। तो मतलब टू री इन्वेंट बिजनेस रूल्स, वही चीज़ आ गई कि आपके पास पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था जो सिर्फ लोकली काम करता था, लोकली टू ग्लोबली एंड ग्लोबली यूजिंग ई कॉमर्स। अगर आप उसे इन्हांस करोगे तो उसके लिए भी बीपीआर काफ़ी हेल्पफुल है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अप टू डेट बनाना है बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज, इन दैट केस दिस विल ऑल्सो हेल्प। BPR, what is the change that we face in BPR and what is the role of IT in performing any re-engineering? So the change is to transform an organization. A deep change must occur in the key behavioral levels of organization। तो जब भी आपको एक प्रोसेस को री इंजीनियर करना है, तो चेंज कहाँ कहाँ पर आनी चाहिए? जो भी आप लोग जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हो वो चेंज हो जाएंगी। हमने भी देखा कि पहले वाले प्रोसेस में अगर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व थे उस हायरार्की में,
वो चेंज हो रहे हैं, जॉब्स चेंज हो जाएंगी, स्किल्स चेंज हो जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। जितने भी आपके पास शेयर्ड एसेट्स आते हैं, शेयर्ड वैल्यूज आती हैं, शेयर्ड डेटाबेसेस आते हैं, वो चेंज हो जाएंगे, आपकी मेजरमेंट स्किल्स चेंज हो जाएंगी, और प्लस कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स जो हैं वो एम्बेड करने पड़ेंगे। So the main role of IT is to provide efficiency, effectiveness, and transformation. Transformation हमें पता है कि we can easily convert any business process to another. Effective होगा, effective का मतलब कि we can genuinely see the output after a certain time interval, that what is the required output and what we are watching now, and what are the required steps to match it to the expected one. Advantages, एडवांटेजेस में वही चीज है, इंटीग्रेशन होगी मॉड्यूल्स में, वी कैन सी आवर बिजनेस एज अ सिंगल यूनिट, प्रोसेस ओरिएंटेड है, rich functionality. We can get a number of functionalities in terms of our templates or reference models. Flexible है, स्केलेबिलिटी है कि आपको अगर आपकी एक ही चीज है, अगर आपके एक यूनिट पे एक डिपार्टमेंट में वो चीज सक्सेसफुल है, तो आप उसे इजीली स्केलेबल कर सकते हो टू योर 5 अदर डिपार्टमेंट्स, दैट इज स्केलेबिलिटी। आपको एक चीज इम्प्लीमेंट करनी है या टेस्ट करनी है सिर्फ एक डिपार्टमेंट पे, एंड देन यू कैन easily scale it to 5 other departments as well. That means small group to the enterprise, to the whole enterprise. Expandability, एक्सपेंडेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने एक बीपीआर के थ्रू अपने पूरे बिजनेस को चेंज करने के बारे में सोचा है, तो उसे एक्सपैंड जो है वो हम मॉड्यूल्स वाइज करेंगे। कि सबसे पहले हमने सिर्फ अपने सेल्स डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया, सेल्स डिपार्टमेंट के बाद हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हुए फिर हमारा जो सारा का सारा सिस्टम है, टोटल एंटरप्राइज जो है वो चेंज हो जाएगा। इंटरऑपरेबिलिटी विद थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस, जितने भी आपके पास थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, अगर आपके पास एक कॉमन डेटाबेस स्ट्रक्चर है, तो किसी भी अलग ऑर्गेनाइजेशन को आपके साथ एम्बेड अगर करना है, तो डेटाबेसेस या इंफॉर्मेशन या आपका जो भी कस्टमर डेटा है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको सिर्फ उनके टूल्स के साथ एम्बेड करके कुछ नए नए रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। रैपिड इम्प्लीमेंटेशन जिसे बोलते हैं हम लोग वेनिला वर्जन्स ऑफ एनी प्रोसेसिंग, कि आपको एक आप अगर मॉड्यूल वाइज इम्प्लीमेंटेशन करते हो, तो एक तो हर एक मॉड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन के रिजल्ट्स जल्दी आएंगे, जल्दी टेस्ट हो जाएंगे, टेस्ट होने के बाद अगर उसमें कोई फ्लॉज हैं और उसे चेंज करना है वो भी जल्दी हो जाएगा। और ये चीज जल्दी करने का मतलब ये होता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं दैट विदिन एवरी क्वाइट अ टाइम ऑफ स्पैन, चाहे आप उसे 4 मंथ्स मान लीजिए, 6 मंथ्स और 1 ईयर, टेक्नोलॉजी विल कीप ऑन चेंजिंग। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी ए के बेसिस पे अपने प्रोसेस को री इंजीनियर कर रहे हो, और आपने क्या किया कि हम लोग एक पूरा का पूरा प्रोसेस बिजनेस जो है वही री इंजीनियर करेंगे, और आपने ए टेक्नोलॉजी ली, पूरा प्रोसेस री इंजीनियर करना है, टाइम एस्टिमेट लगाया कि 1 साल के बाद ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा, बट आफ्टर 1 ईयर देन यू रियलाइज दैट द टेक्नोलॉजी हैज इवेंचुअली चेंज्ड, so you have to again redesign your things to match up to that. So better way is कि आप क्या करो, उतना काम करो जो आपका 1 मंथ या 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए, मॉड्यूल वाइज आप उसे इम्प्लीमेंट करते जाओ। बाय द टाइम इफ देयर अकर्स एनी चेंज और अमेंडमेंट इन द टेक्नोलॉजी, यू हैव टू जस्ट चेंज दैट मॉड्यूल ओनली, जिसे हम एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपिंग बोलते हैं, कि आपको मॉड्यूल वाइज उसे चेंज करना है, और वो चेंज करते करते वो चेंज जो है इवेंचुअली आपके सारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको चेंजेस बहुत जल्दी दिखेंगी, आपको बहुत फ्लेक्सिबल सा सिस्टम मिलेगा, और आप अप टू डेट भी रहोगे। What are the challenges involved? High cost with low payoff is the norm. Difficult to change, test all aspects that are affected simultaneously. कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास uh, uh, हमें नंबर ऑफ मॉड्यूल को चेंज करना है,
लेकिन एक मॉड्यूल में जब हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं दैट इवेंचुअली अफेक्ट द अनदर वन, तो जो कि वो चेंज जो है दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, तो ऐसी जगह पे हमारे पास कुछ चैलेंजेस आएंगे कि हम इस चीज को किस तरीके से चेंज करें ताकि दूसरे मॉड्यूल पे या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी दूसरे यूनिट पर क्या है इस चीज का असर ना हो. Sometimes it is difficult to design a new process that's an improvement, particularly when organizational structure is an issue. जब हमारे पास स्ट्रक्चर की एक फाउंडेशन आ जाती है दैट यू हैव टू फॉलो, लेट्स से 4 लेवल हायरार्की और 3 लेवल, और वहां पर जब हमें एक नया प्रोसेस उसमें एम्बेड करना है, दैट मे बी एन इशू. डिफिकल्टी टू फाइंड और बिल्ड अ सॉफ्टवेयर. कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी कॉस्ट के कारण, उसकी स्पेस के कारण एक इशू हो सकता है कि उसे इस प्रोसेस में एम्बेड कैसे किया जाए. वी हैव टू मैनेज द कॉस्ट एज वेल, और उसी के साथ साथ हमें इस टेक्नोलॉजी को भी यूज करना है, तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन वन वे. या तो हम लोग कोई टेक्नोलॉजी ऐसी यूज कर लेंगे दैट इज एन ओपन सोर्स, जो कि ओपन सोर्स अवेलेबल हो, या फिर हम लोग क्या करेंगे उस चीज का कॉस्ट बढ़ाकर उसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यूज कर लेंगे. तो वी हैव टू मैनेज बिटवीन क्वालिटी और कॉस्ट. डिफिकल्ट टू चेंज ऑल एस्पेक्ट साइमल्टेनियसली. वही चीज़ है कि अगर आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और कॉस्ट भी मेंटेन करना है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली मेंटेन करना मुश्किल होगा. वी हैव टू एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज एट वन लेवल. लर्निंग कर्व रियलिटीज. कभी कभी जो भी वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं या जो भी आपके पास टेक्नीशियंस इन्वॉल्व हैं, उनकी लर्निंग कर्व्स क्या है, वो किस स्पीड से सीखते हैं ताकि वो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट दे सकें, तो दैट इज ऑल्सो एन इशू. आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फास्ट रैपिड चेंजेस हों, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज में भी नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास कम है, या फिर उनकी लर्निंग कर्व्स जो हैं वो सही नहीं है, जिसके कारण वो ओवरऑल सिस्टम पे इफेक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द challenges, advantages and objectives of BPR system. सो बीपीआर सिस्टम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग सारा का सारा प्रोसेस री इंजीनियर करेंगे, और उसके बाद हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ओवरऑल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मेजरिंग पैरामीटर्स हैं, वो हमारे मेंटेन रहें, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड ऑब्जेक्टिव है दैट हैज टू बी मेंटेन्ड ऑल्सो. हाँ जी, अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है? ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा वेयर हाउस के साथ. ओके, सो थैंक यू.